ऑपरेशन चंगेज खान पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा चलाया गया एक ऐसा मिशन जिसमें कई सारे बॉम्ब्स अटैक किए जाते हैं इंडियन एयरफील्ड्स पर। अमृतसर, पठानकोट, जोधपुर, अंबाला, आगरा और श्रीनगर, इसी के साथ कई और सारी जगहों पर भी हमला किया जाता है। और यही वो चिंगारी होती है जहां से शुरुआत हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। दिसंबर 3, 1971 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एक मैसेज इशू करती हैं रेडियो के जरिए। मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसके रिजल्ट के तौर पर एक नए देश की फॉर्मेशन होती है, बांग्लादेश। लेकिन आखिर क्या वो कारण था जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, और पाकिस्तान के सिविल वॉर में आखिर भारत ने क्या रोल निभाया? इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो रीजन पाकिस्तान के साथ था, आखिर वो अचानक से क्यों इंडिपेंडेंट देश की मांग करता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. इसके लिए सबसे पहले जरा हम बंगाल की हिस्ट्री को समझते हैं। कॉलोनियल टाइम्स पर जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट था, जो कि आज के टाइम का इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा और श्रीलंका, और यहाँ पर पहले कई छोटे छोटे किंगडम्स राज किया करते थे। सभी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग भाषा, कल्चर और ट्रेडिशन को अपनाया भी करते थे। और जो बंगाल का रीजन था, यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम रूलर्स ही रूल करते थे, पर यहाँ के लोग रिलीजन से ज्यादा खुद को बंगाली भाषा, कल्चर और ट्रेडिशन से रिप्रेजेंट करते थे। अलग अलग रिलीजन के होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग यूनिटी से रहा करते थे। लेकिन आगे चलकर 1757 में जब यहाँ पर ब्रिटिश राज की एंट्री होती है, तो उन्होंने अलग अलग कम्युनिटी को रिलीजन के बेस पर डिवाइड करना शुरू कर दिया। जो चीज वो नहीं बदल पाए वो थी केवल बंगाली एथनिसिटी। उसके बाद इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 तक ब्रिटिश रूल पूरी तरीके से इंडिया से खत्म हो चुका था। लेकिन इस इंडिपेंडेंस ने भारत को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, इंडिया और पाकिस्तान। As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, carrying their few possessions, 1 million people become refugees overnight. जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान को चुन लेते हैं, लेकिन इंडिया अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित कर लेता है। इस पार्टीशन में उन जगहों को भी बांटा गया जहां पर एक ही कल्चर और ट्रेडिशन के लोग मौजूद थे, जैसा कि पंजाब और बंगाल का एरिया। पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया और कुछ हिस्सा इंडिया को मिला। ऐसा ही सेम बंगाल के साथ भी हुआ था। शुरुआत में तो पूरा बंगाल पार्टीशन के खिलाफ, लेकिन जब पार्टीशन की मांग बढ़ती है तो बंगाल को भी दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। कुछ हिस्सा इंडिया में रहा और कुछ पाकिस्तान के पास चला गया। दरअसल बंगाल में जो मुस्लिम पाकिस्तान को फेवर करते थे, उनका सोचना ये था कि एक मुस्लिम कंट्री बनने से उनकी फाइनेंशियल और सोशल कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। पर जब पार्टीशन हुआ तो इसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। बहुत सारे लोगों को अपना घर पूरी तरीके से छोड़ना पड़ा। एक बड़ी मात्रा में मास माइग्रेशन भी देखने को मिला। जो हिंदू पाकिस्तान में मौजूद थे वो वहां से भारत की तरफ आ रहे थे, और जो मुस्लिम्स यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ से पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। बिहार और वेस्ट बंगाल से कई सारे मुस्लिम्स ईस्ट पाकिस्तान में सेटल हो रहे थे, और जो हिंदू थे वो वहां से भारत की ओर आ रहे थे। इस मास माइग्रेशन की वजह से कई सारे दंगे भी देखने को मिले। कई लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले ही मार दिए गए। यहाँ पर जो डेथ के नंबर्स बताए जाते हैं वो करीब 2 लाख से लेकर 20 लाख तक थे। इस पार्टीशन के बाद दुनिया को एक नया देश देखने को मिला, पाकिस्तान, जिसके दो हिस्से होते हैं, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच में करीब 1500 किलोमीटर की दूरी मौजूद थी। माना कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन में जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम्स की थी, लेकिन ये सभी एक अलग एथनिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते थे। जो मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप्स थे जो कि इस पाकिस्तान में मौजूद थे वो थे बंगाली मुस्लिम्स, और वहीं दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान में जो ग्रुप्स मौजूद थे वो थे पंजाबीज, सिंधीज, पख्तून्स और बलोच। जबकि बंगालीज की पॉपुलेशन ज़्यादा थी पाकिस्तान में, लेकिन जो पावरफुल पोजीशंस थी जैसे ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और जो पॉलिटिकल पावर थी वो ज़्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी। साफ साफ बात की जाए तो जो गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट डिसीजंस थे
वो ज़्यादातर वेस्ट पाकिस्तान से आते थे। पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान की भी शुरुआत इंडिया की ही तरह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हुई थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो काफ़ी पावरफुल थी, और जब पावर एक इंसान के हाथ में कंसंट्रेटेड होती है तो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बनते हैं, लेकिन अगले ही साल 1948 को उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट पर थे नजीमुद्दीन और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लियाकत अली खान को चुना जाता है। और 3 साल बाद लियाकत अली खान को असैसिनेट करवा दिया जाता है और अब नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नजीमुद्दीन, और वो गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल बनाते हैं। और ये पहली बार था पाकिस्तान में जब साल 1953 में मिलिट्री कूप देखने को मिलता है, जिस टाइम पर गुलाम मोहम्मद के हाथों में पावर चली जाती है और नसीमुद्दीन को डिसमिस कर दिया जाता है। और अगला साल 1954 वो टाइम था जिस टाइम पर पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाते हैं, और यहाँ पर जो ज़्यादातर सीटें जीती जाती हैं वो जीती जाती हैं यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा। वहीं अपोजिशन में जो स्ट्रॉन्ग पार्टी मौजूद थी वो थी अवामी लीग, जो कि एक ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी। सीधा सीधा कहा जाए तो 1947 से लेकर 1971 तक पाकिस्तान में कई सारे फेज देखने को मिले, जहां पर साफ साफ मिलिट्री का रूल चल रहा था। मतलब कि जो पार्टी पावर में होनी चाहिए थी उनसे पावर को खींचा जा रहा था। आसान भाषा में कहा जाए तो ईस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट होने का मौका तक नहीं दिया जा रहा था, और ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ईस्ट पाकिस्तान की जनता के साथ। जो ज़्यादातर पैसा सरकार खर्च करती थी वो वेस्ट पाकिस्तान में करती थी। करीब 75% नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान में खर्च किया जाता था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनकम का सोर्स था वो दरअसल ईस्ट पाकिस्तान से आता था। करीब 62% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया जाता था। और एक और ऐसा इंसिडेंट था जो कि इस कहानी में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आता है। 21 मार्च 1948 मोहम्मद अली जिन्ना एक रूल इम्पोज करते हैं, जिसके मुताबिक जो उर्दू थी उसको पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। उनका साफ सीधा ये कहना था कि हर किसी को अब उर्दू में बात करनी होगी। ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग रहते थे वो ज़्यादातर बंगाली भाषा का प्रयोग करते थे, और इसलिए उर्दू लैंग्वेज को एक लैंग्वेज ऑफ द एलीट माने जाने लगा, और केवल हाई प्रोफाइल लोग ही उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे। बाकी जो सारे लोग थे वो बंगाली में ही बात किया करते थे। 1948 की स्पीच में भी मोहम्मद अली जिन्ना ने यह साफ कहा था कि पाकिस्तान की जो लैंग्वेज होगी वो उर्दू होगी, ना कि कोई और भाषा। Let me make it very clear to you. Leave no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. लेकिन इस डिसीजन को लेकर पाकिस्तान में काफी हंगामा भी देखने को मिला, और इसी लैंग्वेज इम्पोजिशन की वजह से शुरुआत होती है बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की। 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप और वहाँ के कुछ सोशल एक्टिविस्ट इकट्ठे होते हैं अपनी भाषा को बचाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी उन पर ओपन फायर शुरू कर देती है, जिसमें 5 लोगों की जान चली जाती है। और आज भी 21 फरवरी को लैंग्वेज मार्टर्स डे मनाया जाता है बांग्लादेश में। लोगों और गवर्नमेंट के बीच में भाषा को लेकर क्लैश इस तरीके से बढ़ जाता है कि 1956 में गवर्नमेंट को बंगाली भाषा को ऑफिशियल स्टेटस और स्टेट लैंग्वेज का दर्जा भी देना पड़ता है, और इसी वजह से लोगों के अंदर जो बंगाली ट्रेडिशन को लेकर भावनाएं थी वो और भी मजबूत होती दिखाई दे रही थी। और इसका सीधा असर हमें देखने को मिला साल 1965 में, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है, जिसमें जो ईस्ट पाकिस्तान था वो एक कमज़ोर डिफेंस के साथ रह जाता है। एक ही देश के 2 हिस्सों में इस कदर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन देखने के बाद सरकार और बंगाली लोगों के बीच में दूरियां काफ़ी बढ़ती चली जाती। अगले साल 1966 में बात तब बिगड़ जाती है जब ईस्ट पाकिस्तान की आवामी लीग पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर 6 पॉइंट्स की डिमांड उठाई। पार्टी के फाउंडिंग लीडर शेख मुजीबुर रहमान इन डिमांड्स को पेश करते हैं। इसमें सबसे पहली मांग ये थी कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए, और जो ईस्ट पाकिस्तान का रीजन है उसे और ज़्यादा ऑटोनॉमी और रिसोर्सेज दी जाए। यहाँ तक कि 2 अलग करेंसी भी हो, एक वेस्ट पाकिस्तान के लिए और एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए। ईस्ट पाकिस्तान के पास अपना खुद का फॉरेन रिजर्व्स हो, और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि 2 अलग मिलिट्री भी मौजूद हो। साफ साफ देखा जाए तो उनका सीधा सा कहना यह था कि उनका एक अलग देश बना दिया जाए। लेकिन जो सरकार थी वो इन सभी मांगों को रिजेक्ट कर देती है और इन सभी डिमांड्स को देश के खिलाफ बताती है। पर जो अवामी लीग थी वो शांत नहीं बैठी और इसको लेकर काम करती रहती है। यही कारण था साल 1968 में सरकार
शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। इसी के साथ कई और ऑफिशियल्स को उनके साथ देश के खिलाफ कंस्पिरेसी रचने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाता है। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल अयूब खान की सरकार मौजूद होती है और वो लोग इल्जाम लगाते हैं कि अवामी लीग भारत सरकार के साथ मिलकर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये ऐसा टाइम था जब तक शेख मुजीबुर रहमान बंगाली लोगों के लिए एक पॉपुलर लीडर बन चुके थे। वहाँ के लोगों को जो भी डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ रही थी वो उसके लिए अपना सहारा अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान में ढूंढते थे। इसी वजह से जब शेख मुजीबुर रहमान अरेस्ट हुए तब लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। कई जगहों पर प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। लोगों में गुस्सा इस कदर भरा होता है कि सरकार को मजबूरन 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को रिहा करना पड़ता है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ चुके थे कि यहाँ तक कि खुद अयूब खान जो कि गवर्नमेंट में बैठे हुए थे उनको खुद अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आते हैं याहिया खान जो कि 1970s में पहली बार पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन को करवाते हैं। ये जो 1970s के इलेक्शन थे इसका रिजल्ट काफी चौंकाने वाला था क्योंकि जो पार्टी जीती थी वो वेस्ट पाकिस्तान से नहीं थी बल्कि ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी थी। 313 में से 167 सीट्स अवामी लीग के पास। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि वो एक भी सीट वेस्ट पाकिस्तान की नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी भी 86 सीट जीती थी, लेकिन उनमें से एक भी सीट ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी। इन रिजल्ट से ये तो साफ हो चुका था कि दोनों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच की दरार काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। पाकिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जिसने वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती थी। ये चीज पाकिस्तान के हायर पॉलिटिकल ऑफिशियल्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए याहिया खान और पीपीपी के लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो मिलिट्री के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को डिसमिस या कह सकते हैं कैंसिल करने का प्लान बनाते हैं। मतलब कि किसी पार्टी के हिसाब से अगर इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है तो उस इलेक्शन को ही रद्द कर दो। और ऐसा किया जाता है मार्च 1971 को। याहिया खान इलेक्शन के कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट करते हैं। इस अनाउंसमेंट के होते ही ईस्ट पाकिस्तान के लोग काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। उनका कहना था कि ये तो साफ साफ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाना हुआ। मतलब कि अगर हमने वोट दिया और हमने जिस पार्टी को जिताया क्योंकि वो पार्टी तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इलेक्शन को रद्द कर दोगे। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए आगे चलकर, लेकिन इस बार नारे आजादी के थे और यहीं से शुरुआत होती है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की। यह वो पॉइंट था जब तक ईस्ट पाकिस्तान के रहने वाले लोग इस्लाम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बल्कि वो अपने बंगाली ट्रेडिशन और एथनिसिटी को माना करते थे और उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड भी किया करते थे। इसी वजह से यहीं से इस कंट्री का नाम पड़ता है बांग्लादेश, यानी लैंड ऑफ बंगालीज। कैंसिलेशन के ऑर्डर के बाद अवामी लीग भी अपनी आवाज को बुलंद करती है और जनता की सपोर्ट में खड़ी होती है। ईस्ट पाकिस्तान के लोग वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए किसी भी ऑर्डर को मानने से साफ इनकार कर देते हैं और शेख मुजीबुर रहमान इस चीज को लेकर एक स्पीच भी देते हैं बांग्लादेश में। বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ তার অধিকার চায়। এই সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्टर्स एक इंडिपेंडेंट आर्मी भी क्रिएट करते हैं जिसे नाम दिया जाता है मुक्ति वाहिनी। इस आर्मी का जो मेन मोटिव था वो था ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी। जब वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपने हाथ से ईस्ट पाकिस्तान निकलता हुआ नजर आता है तो वो आर्मी और मिलिट्री के जरिए रेवोल्यूशन को दबाने की कोशिश करते हैं। मार्च 1971 एयर फ्लाइट्स के जरिए कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को ढाका में लाया जाता है। इनको मुक्ति वाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए बुलाया गया था। देखा जाए तो इस लड़ाई में इंडियन आर्मी का भी एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इंडियन आर्मी मुक्ति वाहिनी की फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती थी। इसी के रिस्पॉन्स में वेस्ट पाकिस्तान एक सेंट्रल पीस कमेटी बनाता है शांति वाहिनी नाम करके, लेकिन ये केवल नाम की ही शांति वाहिनी थी। दरअसल इसने बहुत सारे वॉर क्राइम्स किए थे, जैसे कि औरतों पर अत्याचार, हजारों सिविलियंस को मार दिया जाता है, कई लोगों को तो टारगेट करके मारा जाता है, टीचर्स, स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट तक। ये वो टाइम था जब लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ चुकी थी ईस्ट पाकिस्तान में। उसके बाद 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में एक जेनोसाइड प्लान करती है।
इसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन सर्चलाइट। इसका सीधा सीधा ये था कि जो भी लोग पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे हैं उनको पकड़कर मारना। हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स ढाका में घुसते हैं, यहाँ तक कि कर्फ्यू तक लगा दिया जाता है। सभी रेडियो और सेल टावर्स को भी बंद कर दिया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान ले जाया जाता है, लेकिन अरेस्ट होने से पहले ही उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। उनका साफ साफ कहना था कि अब से हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अब से हम बांग्लादेश हैं, और इसको हर जगह ट्रांसमिट भी करवा दिया जाता है। उसके बाद 27 मार्च को मेजर रहमान इस डिक्लेरेशन को पब्लिकली सुनाते हैं। उसी रात को 2 स्टूडेंट डॉर्मेट्रीज पर भी हमला किया जाता है और एक ही रात में करीब 7000 स्टूडेंट्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। मिलिट्री के द्वारा अपॉइंट किए गए एंथनी मस्केरेना, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, वो यूके भाग जाते हैं और वो 13 जून 1971 को एक आर्टिकल लिखते हैं संडे टाइम्स न्यूज़पेपर में, और इसी आर्टिकल के जरिए दुनिया को पहली बार पता चला था कि आखिर बांग्लादेश में होने क्या लग रहा है। और इस पूरे वॉर का काफी बड़ा असर देखने को मिलता है इंडिया पर। 1971 में केवल एक ही सीजन में करीब 10 मिलियन से ज्यादा रेफ्यूजीज इंडिया में आए थे, और इस चीज को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी सोचती है कि इन लोगों की मदद करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्शन तो जरूर लेना पड़ेगा। और यही वो कारण था जिसकी वजह से भारत सरकार ने आवामी लीग के कई लीडर्स को इंडिया में भी शरण दी थी। 10 अप्रैल 1971 ये वो समय था जब आवामी लीडर्स कोलकाता में ही पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट को बनाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बनाया जाता है और ताजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और अगर हम रेफ्यूजीज की बात करें तो मेन इशू ये था कि 10 मिलियन से ऊपर रेफ्यूजीज को सर्व करना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती थी, और इससे इंडिया पर काफी बड़ा इकोनॉमिक बर्डन भी देखने को मिलता। और यही वजह थी जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने ये फैसला लिया कि इस बांग्लादेश की लड़ाई में भारत भी एक अहम भूमिका निभाएगा। 28 अप्रैल 1971 प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आर्मी स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ को वहां की सिचुएशन का जायजा लेकर एक वॉर की तैयारी करने को कहती हैं, लेकिन वो वहां की कंडीशन को देखते हुए इस वॉर में एंटर करने से बच रहे थे। और वो कहते हैं कि जैसा कि इस समय पर मॉनसून का महीना चल रहा है और बांग्लादेश इस समय पर बाढ़ की स्थिति में है, और ऐसी सिचुएशन में लड़कर जीतना भारत के लिए काफी मुश्किल हो सकता है, और इसी वजह से लड़ाई के टाइम को आगे बढ़ाकर सर्दियों में नवंबर दिसंबर में किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी आर्मी को पूरी आजादी देती है कि जब भी आर्मी रेडी हो तो वो अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकती है। इस पॉइंट तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी डायरेक्ट इश्यूज नहीं चल रहे थे, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया जाता है, जिसमें इंडियन एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया जाता है। अमृतसर, आगरा, पठानकोट समेत 11 एयरफील्ड्स पर हमला किया जाता है, और यही वो समय था जब इंदिरा गांधी रेडियो पर जाकर जनता को इस चीज की जानकारी देती हैं। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। पाकिस्तान सोचता है कि बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भारत काफी मददगार साबित हो सकता है, तो क्यों ना हम पहले ही उनके बेसिस को हमला करके डिस्ट्रॉय करते। लेकिन इस हमले का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री पावर पाकिस्तान की मिलिट्री की पावर की कंपैरिजन में काफी बेहतर होती है। इस हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स काफी सतर्क हो जाती है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब भी मिलता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स भले ही इंडियन एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाने से चूक जाती है, लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक करने पर आती है तो सब कुछ तबाह कर देती है। मुरीद, म्यानवाली, चांदर, सरगोड़ा, रिसलवाड़ा ये सभी पाकिस्तान के कुछ जरूरी बेसिस थे जिसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है। ऐसा ही ईस्ट पाकिस्तान में भी किया जाता है। 2 दिन के अंदर चित्तागोंग, जसूर और कुर्मी टोला ये सभी बेसिस को पूरी तरीके से डैमेज कर दिया जाता है। हवाई हमले में ही नहीं बल्कि समुद्र में भी पाकिस्तान का यही हाल किया जाता है। 4 दिसंबर 1971
पाकिस्तानी नेवल आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने से इंडियन आर्मी बिल्कुल पीछे नहीं हटती। जैसा कि जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही ज़रूरी पोर्ट था, क्योंकि वो मरीटाइम ट्रेड में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था, और अगर इस पोर्ट को तबाह किया जाता तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत ही बड़ा झटका लगता। इंडियन आर्मी इसी को टारगेट बनाकर इस ऑपरेशन को नाम देती है ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस हमले को रात के वक्त किया जाता है और इंडियन नेवी हमला करने में सक्सेसफुल भी हो जाती है। यहाँ तक कि वो सक्सेस ही नहीं बल्कि उनके ऑयल स्टोरेज को भी नहीं छोड़ते। पाकिस्तान के जो ऑयल स्टोरेज थे वो 7 दिनों तक आग की लपटों में झुलसते रहे, और इस आग को पूरी दुनिया में इंडियन आर्मी के द्वारा जलाया गया बिगेस्ट बोनफायर नाम दिया जाता है, और इस दिन को आज के टाइम पर इंडियन नेवी डे के नाम पर मनाया जाता है। इंडिया के इस वॉर में एंट्री करते ही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि इंडिया को सीज फायर करने के लिए फोर्स किया जाए। उस टाइम पर जो यूएस था वो पाकिस्तान के फेवर में था और इंडिया के फेवर में सोवियत यूनियन खड़ा था। तो इसी को देखते हुए चाइना, यूके और यूएस कहते हैं कि इंडिया को इमीडिएट सीज फायर कर देना चाहिए और अपने ट्रूप्स को वापस भी बुला लेना चाहिए। लेकिन सोवियत यूनियन इस चीज से मना कर देता है, वो भी 2 बार। इसकी एक वजह 9 अगस्त 1971 को हुई इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी थी, जो सोवियत यूनियन और इंडिया के बीच में दोस्ती की नींव रखती थी। इस दोस्ती को गहरा करने का मौका तब मिलता है जब सोवियत यूनियन पॉलिटिकली नहीं बल्कि मिलिट्री पावर से भी इंडिया की मदद करता है। इन सब चीजों को देखते हुए भूटान एक ऐसा देश बन जाता है पहले जो बांग्लादेश को ऑफिशियली एक कंट्री मानता है। 8 दिसंबर 1971 जब अमेरिका की इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट मिलती है कि जो इंडिया है वो ईस्ट पाकिस्तान में एक ऑफेंसिव ऑपरेशन प्लान कर रहा है, तब यूएस पाकिस्तान के समर्थन में अपनी एक 7th फ्लीट टास्क फोर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ भेज देता है। यूएस का ये 7वां बेड़ा दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, जिसका वेट करीब 75,000 टन के करीब होता है, जिसमें जो एयरक्राफ्ट कैरी करने की कैपेसिटी थी वो 70 एयरक्राफ्ट की थी। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि ये न्यूक्लियर पावर्ड भी था। जब यूएस ने अपना शिप भेजा तो पाकिस्तान को ये वॉर अपने हक में दिखाई देने लगता है। उसे लगने लगा था कि अमेरिका के सपोर्ट से वो हर हाल में जीत जाएंगी, लेकिन अब इंडिया के पास केवल एक ही ऑप्शन था कि वो यूएस की शिप को देखकर पीछे हट जाएं। यहाँ तक कि यूके ने भी पाकिस्तान के सपोर्ट में एचएमएस ईगल को अरेबियन सी में उतार दिया था। इन सब की साजिश इंडियन नेवल शिप को एक झटके में खत्म करने की थी। इंडिया इस सिचुएशन से काउंटर करने के लिए सोवियत को एसओएस भेजता है और इंडो सोवियत ट्रीटी के मुताबिक किसी भी आउटसाइड अटैक होने पर सोवियत यूनियन इंडिया की मदद कर सकता था। सोवियत को जैसे ही ये मैसेज मिला तो उन्होंने यूएस और ब्रिटिश शिप को काउंटर करने के लिए अपने 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को भारत की मदद के लिए भेज दिया। सोवियत का ये 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप न्यूक्लियर आर्म शिप्स और एटॉमिक सबमरीन से लैस होता है, और ये बैटल ग्रुप यूएस और यूके के बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले ही अपनी प्रेजेंस का एहसास करा देता है, और इसलिए जो ब्रिटिश शिप थी वो मेडागास्कर की तरफ निकल जाती है और यूएस नेवी अपने शिप को पीछे ले लेता है। इसके बाद सोवियत के साथ मिलकर इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। 12 दिसंबर आते आते पाकिस्तान की आर्मी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान आर्मी को बुरी तरीके से खदेड़ दिया जाता है। वेस्ट पाकिस्तान का 13,000 किलोमीटर का जो एरिया था वो भारत के अंदर आ चुका था। जुल्फिकार अली भुट्टो दोबारा से यूएस पहुंचते हैं और अमेरिका के साथ मिलकर सीज फायर करने का प्लान भी तैयार करते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पाकिस्तान की आर्मी इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर चुकी थी। फ्रस्ट्रेटेड होकर जुल्फिकार अली भुट्टो असेंबली छोड़कर बीच से ही चले जाते हैं और इससे पाकिस्तान की हार सबको समझ आ चुकी थी। I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? मेजर जनरल JFR जैकब लेफ्टिनेंट जनरल AA नियाजी के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर का ऑफर रखते हैं, लेकिन जो लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी थे वो इसको साइन करने से साफ साफ मना कर देते हैं। पर जनरल जैकब उन्हें सोचने के लिए 30 मिनट का समय देते हैं और ये भी कहते हैं कि इन 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर्स के मौत के जिम्मेदार आप भी हो सकते हैं, और यहाँ तक कि मुक्ति वाहिनी को रोकने के लिए भारत आगे भी नहीं आएगा। 16 दिसंबर 1971 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करने पर मजबूर हो जाते हैं।
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर भी माना जाता है। भारत की ये जीत पाकिस्तान के इतिहास में काला धब्बा बनकर निकली थी। जहां भारत पाकिस्तान को हराता है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को अपनी आजादी मिलती है। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बांग्लादेश को इस चीज की बधाई देती और शेख मुजीबुर रहमान को भी रिहा कर दिया जाता है और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बनते। पर इस आजादी की लड़ाई में कई लोगों को भारी कीमत तक चुकानी पड़ती है। आगे चलकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला एग्रीमेंट साइन किया जाता है। पाकिस्तान भी बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है और इसी शिमला एग्रीमेंट के तहत भारत के पास जो पाकिस्तान की 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन थी, वो भारत पाकिस्तान को लौटा देता है। 93,000 करीब पाकिस्तानी सोल्जर्स जो वॉर प्रिजनर्स थे इंडिया के पास, उनको भी वापस कर दिया जाता है। 1974 में यूनाइटेड नेशन भी बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है और यहीं खत्म होती है बांग्लादेश की आज़ादी की कहानी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करके हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें।